टाटा ग्रुप एक इंडियन ग्लोबल बिजनेस ग्रुप है और ये बात हम प्राउड से बोल सकते हैं। लेकिन टाटा ग्रुप की इस अमेजिंग सक्सेस का राज क्या है? कैसे उनका सफर शुरू हुआ? टाटा कल्चर एग्जैक्टली क्या है? नाम, पावर, पैसा और सक्सेस। टाटा के पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा क्या है जो उन्हें दुनिया के बाकी बिलियनियर से अलग बनाता है? तो आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब और बाकी और भी बहुत सी बातें आप इस किताब में पढ़ेंगे। तो इस जर्नी को हम शुरू करते हैं नुसेरवांजी ऑफ नवसारी से। जी हाँ, टाटा ग्रुप की शुरुआत एक इंसान ने की थी जिनका नाम था नुसेरवान। 1822 में जब उनका जन्म हुआ था तो एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि एक दिन नुसेरवान सारी दुनिया पर राज करेगा, वो बहुत अमीर आदमी बनेगा। और वैसे भी नवसारी में पैदा हुआ हर एक बच्चा अच्छी किस्मत लेकर ही पैदा होता था। लेकिन नुसेरवांजी टाटा औरों से अलग थे क्योंकि उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर की बात को सच कर दिखाया था। जैसा कि उन दिनों रिवाज था, नुसेरवांजी टाटा की भी बचपन में शादी करा दी गई थी और 17 साल की उम्र में वो एक बेटे के बाप भी बन गए थे। बच्चे का नाम जमशेद रखा गया। वो 1839 में पैदा हुआ था। नवसारी के ज्यादातर लोग अपने गांव से बाहर जाना पसंद नहीं करते थे और उनके लिए उनका गांव ही पूरी दुनिया था। लेकिन नुसेरवांजी थोड़े अलग थे। वो मुंबई जाकर के कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे। वो अपनी फैमिली के पहले इंसान थे जो नवसारी से बाहर गए हो। नुसेरवांजी ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास बिजनेस के लायक पैसा था। यहाँ तक कि उन्हें बिजनेस की कोई नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन हाँ, उनके अंदर कुछ कर गुजरने का पैशन जरूर था। उनके सपने काफी बड़े थे और यही सपने उन्हें मुंबई लेकर आए और अपने साथ वो अपनी वाइफ और बेटे को भी लेकर गए। मुंबई जाकर के उन्होंने एक दोस्त की मदद से कॉटन का बिजनेस शुरू किया। नुसेरवांजी अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने देखते थे। उनका बिजनेस अच्छा चल पड़ा था और अपने बेटे को बढ़िया एजुकेशन देने के लिए उनसे जो बन पड़ा उन्होंने सब कुछ किया। फिर कुछ ही सालों के बाद जमशेद जी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। नुसेरवांजी चाहते थे कि उनके बेटे को इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोजर मिले, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को हांगकांग की ब्रिटिश कॉलोनी में भेज दिया। हांगकांग जाकर के जमशेद जी ने 3 पार्टनर्स के साथ मिलकर के बिजनेस शुरू किया और इस तरीके से टाटा कॉटन और ओपियम के डीलर बन गए। नुसेरवांजी का एक ब्रदर इन लॉ भी हांगकांग में ओपियम का डीलर था। उसका नाम था दादा भाई टाटा। दादा भाई टाटा का बेटा रतनजी दादा भाई टाटा यानी आरडी जमशेद जी से 17 साल बड़ा था। आरडी एक ओपियम डीलर था, साथ ही वो परफ्यूम्स और पर्ल्स का भी बिजनेस करता था। वो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में फ्रांस जाता रहता था। आरडी को बिजनेस पर्पस के लिए फ्रेंच आनी बहुत जरूरी थी, इसीलिए जमशेद जी ने उसके लिए एक फ्रेंच टीचर रखा। लेकिन आरडी को ना सिर्फ फ्रेंच पसंद आई बल्कि उसे टीचर की बेटी से भी प्यार हो गया था। उस लड़की का नाम था सुजाने। आरडी एक विडो था और उम्र में सुजाने से बड़ा भी था। फिर भी सुजाने को आरडी अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। फिर जल्दी ही दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन आरडी को डर था कि उसकी कंजर्वेटिव पारसी कम्युनिटी सुजाने को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उसने सुजाने को बोला कि वो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि पारसी धर्म को फॉलो करे। सुजाने पारसी बनने को बिल्कुल तैयार थी। उसने कन्वर्ट कर लिया और अपना नाम बदलकर सूनी रख लिया। आरडी और सूनी के 5 बच्चे हुए। उनके दूसरे बच्चे का नाम जहांगीर था, जिसे सारी दुनिया जेआरडी के नाम से जानती है। तो इस तरीके से टाटा फैमिली का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। वो लोग चाइना और यूरोप को ओपियम और कॉटन एक्सपोर्ट करते थे और इंडिया में चाय, टेक्सटाइल और गोल्ड इंपोर्ट करते थे। उनका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था और जल्द ही जमशेद जी ने शंघाई में अपना सेकंड ऑफिस भी खोल लिया था। जमशेद जी ने टाटा बिजनेस को यूरोप में एस्टेब्लिश किया था। उस टाइम पैसेंजर एयरलाइंस नहीं होती थी, इसलिए उन्हें शिप से ट्रैवल करना पड़ता था। तब क्रूज शिप्स भी नहीं चलते थे, इसीलिए लोग अपने कार्गो के साथ ही ट्रैवल करते थे। इनफैक्ट जमशेद जी को कभी कभी लाइव स्टॉक के साथ भी ट्रैवल करना पड़ता था। चिकन्स, पिग्स, गोट्स वगैरह को फ्रेश मीट के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता था। लेकिन जमशेद जी ने सब कुछ बर्दाश्त किया। जानवरों की बदबू, लॉन्ग जर्नीज और सी सिकनेस, सब कुछ, क्योंकि उनकी नजर जो थी ना वो अपने गोल पर थी। उनका सपना था लंदन में एक टाटा ऑफिस खोलना।
और इसी के साथ जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस आदमी की जिसने अपने सपनों को बुना। मतलब ये कि इंग्लैंड जाकर के जमशेद जी ने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफी कुछ सीखा। अब वो कॉटन ट्रेडिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी करना चाहते थे। 1873 यानी कि 1873 में जमशेद जी ने अपनी खुद की स्पिनिंग और वीविंग मिल खोली। उस जमाने में ज्यादातर बिजनेसमैन बॉम्बे या अहमदाबाद में मिल्स खोलते थे, लेकिन जमशेद जी ने नागपुर सिटी को चूज किया जो कॉटन फॉर्म्स के नजदीक थी। जमशेद जी ने इंग्लैंड से बेस्ट क्वालिटी की मशीनरी ऑर्डर की और मशीनरी ऑपरेशन के एक्सपर्ट भी हायर किए। तो अपने इस नए बिजनेस का नाम उन्होंने एम्प्रेस मिल्स रखा था। लेकिन मिल चलाने में सबसे बड़ा चैलेंज था नागपुर का वर्क कल्चर। नागपुर के लोग आराम पसंद ज्यादा थे, जबकि बॉम्बे में लोग छुट्टी वाले दिन भी काम करते थे। लेकिन नागपुर में रोज सिर्फ 80% लोग ही काम पर आते थे। लोग छोटी छोटी बातों पर छुट्टी मार लेते थे। ऐसे में एम्प्लॉयज को पनिशमेंट देने की बजाय जमशेद जी ने एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकाला। उन्होंने एम्प्लॉयज के लिए प्रोविडेंट फंड स्कीम या कहे कि पेंशन प्लान निकाला ताकि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों की जिंदगी आराम से चल सके। जमशेद जी ने एक इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू की। अगर कोई एम्प्लॉय काम के दौरान घायल हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो उसे और उसकी फैमिली को मेडिकल एक्सपेंस मिल सके। वो अपने वर्कर्स के लिए स्पेशल इवेंट्स जैसे कि स्पोर्ट्स डे और फैमिली डे भी ऑर्गेनाइज कराते थे, जहां पर गेम्स के विनर को इनाम के तौर पर कैश, रिस्ट वॉचेस या गोल्ड चेन्स मिलती थी। तो ये जमशेद जी के इनोवेटिव आइडियाज का ही कमाल था, जो एम्प्रेस मिल के वर्कर्स अपने काम को लेकर के और ज्यादा मोटिवेटेड फील करने लगते थे और उनके वर्क एथिक्स में भी काफी सारे चेंजेस आए थे। इस तरह के पेंशन्स प्लान और इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट थे और उस टाइम में तो इंग्लैंड में भी वर्कर्स को इस तरह की फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी। जमशेद जी के इस इनिशिएटिव से ना सिर्फ उनके गुडविल नेचर का पता चलता है, बल्कि ये भी जाहिर होता है कि वो बहुत दूर की सोचते थे। और टाटा कल्चर में हमेशा इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। एम्प्रेस मील टाटा ग्रुप की फाउंडेशन बनी। ये मील पूरे 100 सालों तक चली। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर जमशेद जी की हमेशा तारीफ होती रही, लेकिन वो कभी भी सारा क्रेडिट खुद नहीं लेते थे, बल्कि अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करते थे। तो इसी बहुत ही अमेजिंग बात के साथ इस जर्नी में आगे बात करते हैं बैप्टिज्म बाय फायर, यानी कि जेआरडी फ्रांस में पला बढ़ा था। ये 1925 की बात है, जब उसने टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। उन दिनों बॉम्बे हाउस नया नया बना था। उसके फादर आरडी ने उसे जॉन पीटरसन से इंट्रोड्यूस कराया, जो टाटा स्टील का मैनेजिंग डायरेक्टर था। पीटरसन जेआरडी का मेंटोर बन गया। कुछ महीनों बाद जेआरडी को जमशेदपुर भेजा गया, जिसे इंडियन इंडस्ट्री का मक्का कहा जाता है। टाटा की पहले से वहां पर एक फैक्ट्री थी। जेआरडी को हर डिपार्टमेंट में एक दिन बिताना पड़ता था और देखना था कि वहां पर कैसे काम होता है। जब गर्मियां आई तो आरडी बाकी फैमिली के साथ फ्रांस चले गए। वो लोग गर्मी की छुट्टियों में फ्रांस के अपने हॉलिडे होम जाते थे, लेकिन जेआरडी को उनके फादर ने ट्रेनिंग के लिए जमशेदपुर में रहने को बोला। आरडी उस वक्त तक 70 साल के हो चुके थे। एक रात उनकी सबसे बड़ी बेटी ने उन्हें डांस करने को बोला, तो आरडी उठ कर के डांस करने लगे, लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद ही थक कर के बैठ गए। उन्हें सीने में हल्का सा दर्द उठा और वो गिर गए। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था। आरडी की उसी वक्त डेथ हो गई थी। डॉक्टर को बुलाने तक का मौका नहीं मिला। आरडी, जिन्होंने जमशेद जी के साथ टाटा बिजनेस खड़ा किया था, अब इस दुनिया से जा चुके थे। जेआरडी के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज थी। अपने 4 भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके कंधों पर थी। एक और बड़ा चैलेंज उनके सामने ये था कि आरडी की कंपनीज डूब रही थी और उन पर काफी कर्ज था। जेआरडी को अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी। उन्होंने सुनीता हाउस, पुणे वाला बंगला और फ्रांस का हॉलिडे होम बेच दिया। जेआरडी और उनके भाई बहन ताज महल होटल में जाकर रहने लगे। फैमिली बिजनेस चलाने के लिए जेआरडी ने अपनी फ्रेंच सिटीजनशिप छोड़ दी, क्योंकि फ्रेंच उनकी नेटिव लैंग्वेज थी। 1973 यानी कि 1973 में बोर्ड मेंबर्स ने जेआरडी को टाटा एम्पायर का लीडर डिक्लेयर कर दिया। इसी के साथ इस जर्नी में अब आगे बात करते हैं द स्टॉर्म एंड अ न्यू बिगिनिंग। जी हाँ, टाटा ग्रुप अपनी दूर की सोच और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए जाना जाता है।
टाटा ग्रुप के डिसीजन कभी भी पिछले साल के स्टैटिक्स पर बेस्ड नहीं होते। टाटा की फाउंडेशन हमेशा इंटेग्रिटी की रही है और वैसे साइरस पलोंजी मिस्त्री थोड़ी डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। वो परफॉर्मेंस को नंबर्स से मेजर करते हैं। हर चीज को लॉस और प्रॉफिट के टर्म में देखना उनकी आदत है। साइरस का फर्स्ट मेजर डिसीजन था उन बिजनेसेस को क्लोज करना जो कि अब प्रॉफिट नहीं दे रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड का स्टील बिजनेस बेच दिया था। उन्होंने बरमूडा के ओरिएंट एक्सप्रेस होटल की डील भी कैंसिल कर दी थी और न्यू चेयरमैन फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, टूरिज्म, लेजर और डिफेंस जैसे कामों पर फोकस करना चाहते थे। तो साइरस पलोंजी मिस्त्री मानते हैं कि टाटा ग्रुप को फोकस्ड रहकर के रेवेन्यू जनरेट करना है और सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। फिर टाइम आया सारी टाटा कंपनीज के लीडर की एनुअल मीटिंग का। साइरस सबके बिजनेस परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में सुनना चाहते थे। अपने इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देने के लिए भी वो पूरी तरीके से तैयार थे। अभी इन सब की तैयारी चल ही रही थी कि साइरस ने सुना कि कुछ बोर्ड मेंबर्स इवेंट से पहले एक इनफॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता था कि ये मीटिंग क्यों हो रही है या उन्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। एक्चुअल एनुअल मीटिंग पर 2 अनएक्सपेक्टेड गेस्ट को देख करके साइरस थोड़ा हैरान हुए। उनमें से एक थे नितिन नोहरिया, एक बोर्ड मेंबर, और दूसरे थे खुद रतन टाटा। साइरस जानते थे कि इस तरह के इवेंट्स में रतन टाटा कभी भी नहीं आते। ये एक कस्टम था टाटा ग्रुप में कि चेयरमैन रिटायर होने के बाद में इंटरफेयर नहीं करते थे। तो साइरस इस बात से काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जल्दी ही नितिन नोहरिया ने एक अनाउंसमेंट की। बोर्ड मेंबर्स चाहते थे कि साइरस मिस्त्री रिजाइन कर ले। पहले वाली मीटिंग का एजेंडा था उन्हें पोस्ट से रिमूव करना। रतन टाटा ने सिर्फ इतना बोला, सॉरी साइरस, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। मीटिंग में साइरस को बताया गया कि सारे बोर्ड मेंबर्स की मर्जी के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि साइरस पर अब उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। ना ढेर सारा प्यार आप हमें यूं ही दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।